ओके सर, मैं लीव करता हूँ। ठीक 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 सर। तो बेटा आज आप लोगों को ग्रेविटेशन पढ़ना है ना। बोर्ड में आ रहा है क्या आप लोगों के ग्रेविटेशन? हेलो, यस सर। बोर्ड में ग्रेविटेशन आ रहा है क्या आप लोगों के? हाँ सर। अच्छा, तो चलिए ठीक है, हम लोग उतना करेंगे जितना कि मतलब बोर्ड का काम आपका चल जाए। इसको फिर से अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट होगा तो अपने लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। रिवाइज क्या मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। इसे अभी थोड़ा सा बोर्ड के लेवल के पे ही थोड़ा मैं पढ़ा दे रहा हूँ, करेक्ट है ना बेटा? थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, जितने से बोर्ड का काम आपका चल जाएगा बस उतनी चीजें बता देता हूँ, करेक्ट है? यस ठीक है, सर। हाँ। तो हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन। पर एग्जाम में तो मेरे पूरा आने वाला है चैप्टर। मतलब कितना पूरा? मतलब ग्रेविटेशन पूरा आने वाला है इसमें। नहीं तो बोर्ड का जितना होगा उतना पूरा ही बता देंगे, ठीक है ना। बोर्ड के सिलेबस का पूरा बता देंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ का मतलब ये होगा कि मतलब जो जेई के लेवल का होगा, जेई के लेवल तक नहीं जाएंगे, करेक्ट है बेटा? हाँ, बोर्ड के लेवल तक आपका कंप्लीट करा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अपने लोग लिखते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है बेटा? मान लीजिए कि अपने पास अगर हम लोग देखें, अर्थ है और अर्थ के बाहर जैसे मान लीजिए ट्री है और ट्री से कोई फ्रूट वहां से गिर रहा है, तो क्या होता है, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है ना। अर्थ जो है वो फ्रूट को अपनी तरफ मतलब नीचे खींच लेती है। क्यों ऐसा होता है? तो बेसिकली एक फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। या फिर बोलेंगे कि ये किस वजह से हुआ, तो ग्रेविटेशन की वजह से हुआ, करेक्ट बात है बेटा? तो थोड़ा लिखते हैं हम लोग। ये किसने वैसे डिस्कवर किया था, ढूंढा किसने था? जो फोर्स होता है इसको ढूंढा था न्यूटन ने, ठीक ना। तो हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, करेक्ट है बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वो वैसा ही है जैसा कि आपका कूलम्स लॉ था, ठीक है ना। वैसे सेम पैटर्न पे होगा आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये देखिए क्या कहता है दरअसल न्यूटन्स लॉ। तो अगर मान लीजिए अपने पास दो मासेस हैं, m1 और m2, ठीक है ना, और एक दूसरे से r सेपरेशन पे रखे हुए हैं, करेक्ट बात है बेटा? अगर दोनों एक दूसरे से r सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg है, ठीक है ना। ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 इंटू m2 के। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, करेक्ट है बेटा? हाँ यस। तो अगर हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली देखें तो दिखेगा Fg जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r², करेक्ट बात है बेटा? तो जो न्यूटन ने बोला था यही बोला था कि अगर दो मासेस हो m1 m2 r सेपरेशन पे हो तो दोनों के बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा मास के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। और एंटी प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल। बात क्लियर बेटा? तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लेके आए तो आएगा आपका Fg इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²,
करेक्ट है ये। यस जी को Yes, क्या sir. बुलाते हैं? जी को बुलाते हैं अपने लोग, क्या बोलते हैं बेटा? सर, ग्रेविटी यूनिवर्सल कांस्टेंट। Gravitational हाँ, universal यूनिवर्सल constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। करेक्ट है ना, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। नहीं सर। और जी की क्या वैल्यू होती है बेटा? 6.67 6 इंटू 10 टू द पावर -11 -11 हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करेक्ट है। यस। तो स्टेटमेंट लिखना है, जरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। आप लोग नोट कर रहे हैं साथ साथ? बताइए जरा, इतना नोट कर Yes, लीजिए, yes, फिर sir. स्टेटमेंट एक सर बार। कर रहे। नोट करिए। नोट कर लिया बेटा? सर एक मिनट। हाँ। हाँ यस सर, हो गया। ठीक। इसमें जरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो न्यूटन का स्टेटमेंट था वो था एवरी पार्टिकल attracts every other particle with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. करेक्ट है बेटा? यस सर। अब इसमें देखिए बेटा कि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट में दो चार्जेस अगर आप रख देते हैं आर सेपरेशन पे, तो जो फोर्स होता है उनके बीच में आता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है ना? जो ये कूलम फोर्स था, और कूलम फोर्स जो बाई नेचर वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ठीक है ना? यहाँ पे ऑलवेज ये अट्रैक्टिव होगा। वहां पे जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जैसा कंसेप्ट था, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं। करेक्ट है बेटा? यस सर।
ये बात आप लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature. Attractive in nature. करेक्ट बात है बेटा, इस पॉइंट को जरा आप नोट कर लीजिए। Gravitational force is always attractive in nature. सर लिखिए क्या? हाँ, नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। हाँ ये सर बता दीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर हुआ नहीं अभी तक लिखिए। अच्छा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, नोट करिए फिर। यस सर हो गया। सर एक मिनट। यस हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर आपको याद है बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, यस सर। हाँ यस ठीक है सर। ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको एक्शन कह दूं तो ये रिएक्शन फोर्स होगा। बात करेक्ट है बेटा? अगर एक फोर्स को मैं एक्शन कह देता हूं तो दूसरा फोर्स क्या होगा? रिएक्शन होगा। और ऐसा नहीं कि एक सिंगल ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एग्जिस्ट कर सकता है, दरअसल दोनों ही बॉडी पे लगना है इसको, ठीक ना? तो अगर एक बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एक्शन बुलाएंगे तो आप दूसरी बॉडी पे जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रिएक्शन फोर्स बुलाना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो अपने लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। नोट करिए इसको भी। Gravitational force always exists in action reaction pair. यस हो गया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर याद करिए कूलम्ब्स लॉ में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, ठीक ना, क्या लिखा था अपने लोगों ने? तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही था ना? यस सर। या इसको बोल देते थे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है? यस सर। अगर मान लीजिए मीडियम अपने लोग बदल देते थे, अगर जो भी चार्ज जिस मीडियम में चार्जेस दोनों रखे हुए थे अगर मीडियम बदल दे तो फोर्स बदल जाता था, ठीक है ना? नया फोर्स अगर कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी अगर हम लोग कह देते थे कि ये K है, तो फोर्स को लिखा था अपने लोगों ने F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। याद है ना? मतलब मीडियम चेंज करने पे फोर्स चेंज हो जाता था। सिंपल सी बात लिखनी है, मीडियम चेंज करने पे
फोर्स चेंज हो जाता था। कौन फोर्स? कूलम फोर्स, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बेटा, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब किसी भी मीडियम में आप मासेस को रखिए, ठीक है, मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतना ही होगा, G(m1m2) डिवाइडेड बाई r²। ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स on medium in which masses are placed। करेक्ट है। मतलब जैसे देखिए कि दो अगर ये मासेस हैं m1 m2, r सेपरेशन पे है, तो जो फोर्स लगेगा Fg, ये इसको आप कह सकते हैं लगेगा G(m1 m2) डिवाइडेड बाई r²। ठीक है ना, r²। यहाँ पे मीडियम क्या है? वैक्यूम है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यही वाटर में डाल दीजिए, दोनों मासेस को आप वाटर में डाल दीजिए, ठीक, मासेस m1 m2 हो, सेपरेशन इनके बीच में r हो, अभी भी फोर्स कितना आप बुलाएंगे तो कहेंगे G(m1 m2) डिवाइडेड बाई r² ही होगा। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो बता देंगे आप। यस सर, हो गया। हो गया? ठीक। हाँ ये सर हो गए। अच्छा, मान लीजिए अगर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को, हाँ थोड़ा सा एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट है वो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, मतलब जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, ये वैलिड है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। करेक्ट ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन is valid only for point सर वो कौन masses। से न्यूटन लॉ के लिए? यही ग्रेविटेशन वाला बेटा। हाँ ठीक है, पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट ना। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए ये पॉइंट मास मैंने माना है, ये भी पॉइंट मास ही माना है, दोनों पॉइंट मास है जिसके बीच में फोर्स आप ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट मास की जगह पे कोई एक्सटेंडेड बॉडी रख दीजिए, मतलब रॉड रख दीजिए, तो अब ऐसा फोर्स आप नहीं लिख सकते, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। करेक्ट है?
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर लिया। Yes, sir. ठीक। अभी रोटेशन तो नहीं पढ़ा ना आपने? नहीं सर। ठीक। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म जरा लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो मासेस हैं, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2। ठीक है, ये मान लीजिए m1 जिस पोजीशन पे है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये r1 वेक्टर है। जिस पोजीशन पे m2 है, ये r2 वेक्टर है। ठीक है, अब फोर्स ऑन अगर देखा जाए, m1 लिखना है आपको ड्यू टू m2। ठीक ना? अच्छा, आप ये बताइए ये वाला वेक्टर कौन सा होगा अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर लिखो तो? इसको क्या बुलाएंगे आप? R21। बात करेक्ट है क्या? जो ये मैंने वेक्टर लिखा R21 बुलाया जाएगा। ठीक, मैं इसको Yes, sir. लिख रहा हूँ F1 वेक्टर। ठीक ना? F1 वेक्टर बेसिकली क्या है? तो ये है आपका फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सफिक्स भी लगा दीजिए इसमें, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? जो F12 मैंने लिखा है, इसका नोटेशन आपको क्लियर हुआ? फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू मास टू, करेक्ट है? Yes, sir. क्या लिखना पड़ेगा? G m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ R21 लिखना पड़ेगा। बोलिए, का होल स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा, डायरेक्शन देने के लिए अपने लोग क्या लिखते हैं? तो यूनिट वेक्टर ना, R21 cap. R21 कैप। क्लियर है? या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मॉडुलस इनटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R21। करेक्ट है? बताइए। शायद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बोलिए। नहीं सर। नहीं, sir. ठीक है, तो अगर आपको लिखना हो हाँ ये F21 फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1, क्या लिखेंगे आप बताइए? G m1 m2 डिवाइडेड बाय R21 R12 हो जाएगा model whole. इनटू, हाँ, yes, sir. थोड़ा सा डायग्राम में F12 और F21 को आप दिखा लीजिएगा। करेक्ट है? F12 एंड F21।
नोट कर चुके होंगे तो बता देंगे। ठीक है। सर वो इंटू आर वेक्टर हो गया, आर कैप होगा। और देखिए नीचे मैंने क्यूब लिख दिया है। इस वाले स्टेप को ध्यान दीजिए। हाँ यस सर। नोट कर चुके हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि अपने पास एक कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे मासेस एम एम रखे हुए, ठीक, और इसका नाम शायद ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। जो साइड है स्क्वायर की वो है ए, ठीक। अभी अपने को बताना है कि फोर्स ऑन मास ए, फोर्स ऑन मास ए ड्यू टू रेस्ट ऑफ द मासेस। कैसे करिएगा ये? दरअसल आपका क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग लिखते हैं जरा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर मासेस, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपने से क्वेश्चन पूछा गया। इस ए पे बी वाले मास की वजह से किधर फोर्स आएगा? इस तरफ ना। क्या मैग्नीट्यूड होगा? जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये ना बेटा। इस डी वाले मास की वजह से ए पे जो फोर्स होगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ, अट्रैक्शन है ना। क्या इसका मैग्नीट्यूड भी F1 ही लिख लिया जाए? बताइए। और Yes, एक sir. फोर्स होगा जो कि वो इस तरफ आएगा, है ना। इसको F2 बोल दीजिए। F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो लिखा जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रूट 2 है ना बेटा, सेपरेशन आ जाएगा। F2 कितना आ गया? जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, करेक्ट है। एफ नेट कितना आएगा? तो दरअसल कहिएगा आप F1 इस तरफ, F1 इस तरफ और F2 ठीक मिड में है, ठीक है। F1 रूट 2 आ जाएगा ना, F1 इन दोनों F1 का रिजल्टेंट, और साथ में इसी पे आपका क्या होगा? F2 भी। तो F नेट कितना बना बेटा? F1 रूट 2 प्लस F2, चलेगा? बताइए। सर एक बार फिर से बताइए ना वो। आप ये बताओ बेटा, इस F1 और F1 इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना आएगा? F1 रूट 2 ना। आपको याद दिलाओ मैं, पहले मैंने समझाया था आपको एक बार कि अगर दो वेक्टर हों, सेम मैग्नीट्यूड के हों और एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है बेटा? रूट 2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर आता है। Yes, sir. तो इस F1 और इस F1 दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा F1 रूट 2 आ जाएगा। और साथ में आप जरा देखिए F2 तो ठीक मिड में है ही है, तो ये F2 साथ में और आ गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? इतना हो गया। एफ नेट आपने लिखा F1 रूट 2 प्लस F2, ठीक है। तो जरा देखिए F1 रूट 2 हुआ और प्लस F2 की वैल्यू जो भी है रख दीजिए।
GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। करेक्ट है बेटा? बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शायद। नहीं सर। अच्छा, एक और रिजल्ट आपको मैंने बताया था कि दो वेक्टर हो, एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। दो वेक्टर हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, उनका रिजल्टेंट कितना आता है बेटा? बोलिए, सब भूल गए क्या आप लोग? लगता है रिवाइज नहीं कर रहे हो। किसी एक वेक्टर के बराबर ही आ जाता है, मैग्नीट्यूड में किसी एक वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, जो इनका रिजल्टेंट आता है बेटा इन दोनों का, वो ठीक मिड में आता है, ए के ही बराबर आता है। ये थोड़ा सिखाया था आपको, ध्यान अगर हो तो। एक और चीज मैंने आपको सिखाई थी, दो वेक्टर हो सेम मैग्नीट्यूड के, एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ठीक मिड में आएगा। कितना आता है? a√3। याद है अभी? नहीं याद है? यस सर। तो ये सब ध्यान रखा करो बेटा, याद रखोगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन होंगे। चलिए ठीक है, इनको भी नोट कर लीजिए बीच में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए। तीन मासेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे। ठीक, साइड क्या है? ए है, इसका नाम सपोज ए लिख दीजिए, इसका नाम बी लिख दीजिए और इसका नाम सी लिख दीजिए। आपको बताना है नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर मासेस। करेक्ट है बेटा? यस। और कितना आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। फिर एफ नेट कितना आएगा बेटा? सर √3 into f। करेक्ट बात है। तो √3 और एफ की वैल्यू कितनी? GM² डिवाइडेड बाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? नहीं सर। नोट कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर एक मिनट।
नोट करिए। यस सर, हो गया। ठीक, तो अभी तक मेरे को लगता है क्लियर, आपको कोई समस्या नहीं है। न्यूटन जो आपका कूलम्स लॉ था वैसा ही ये भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, करेक्ट है बेटा। अब जरा देखिए, अभी आप और डिटेल में जब आपको जेई के लिए पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे और बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन ठीक है अभी इतने से काम बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अपने लोग बुलाते हैं स्मॉल जी से। इसका यूज भी करा हुआ है अपने लोगों ने, ठीक है ना। कितनी वैल्यू होती है बेटा जी की, स्मॉल जी की? 9.8। 9.8 रफली, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9.8 होती है, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस, करेक्ट बात है। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा इसको। देखिए अगर मान लीजिए अर्थ है अपना, जिसके मास को मैं ME कहूंगा, ये अर्थ है, इसका जो मास होगा इसको ME बुलाया जाएगा, इसका जो रेडियस होगा उसको RE बुलाएंगे। बात करेक्ट है ना? मास ऑफ अर्थ और RE जो है वो है आपका रेडियस ऑफ, ठीक। अर्थ की सरफेस पे, मतलब अगर मैं कहूँ कि सरफेस पे कोई अगर मास रख दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अर्थ की सरफेस पे इसका एक्सेलरेशन मास का क्या आएगा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स चाहिए ना बेटा अपने को, ठीक है। फोर्स ऑन स्मॉल m कितना आएगा बेटा बताइए? आएगा G MEM डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन की अगर बात मैं कहूंगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मास m, तो क्या बोला जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास ना, G MEM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, और डिवीजन इसको किससे करना है? स्मॉल m से। स्मॉल m देखिए कट गया, कितनी वैल्यू आ गई? G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर। और जो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। बात क्लियर ना? इसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना। अर्थ की सरफेस का पे जो एक्सेलरेशन होता है, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन के लिए हम लोग स्पेसिफिक एक टर्म यूज करते हैं, ग्रेविटी। बात क्लियर ना बेटा? ग्रेविटी वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस, करेक्ट? यस सर।
ये बताइए जो इसमें अगर मान लीजिए हम लोग जी की वैल्यू रख दें, इसमें कैपिटल जी की वैल्यू रख दें, मास ऑफ अर्थ रख दें, ठीक ना, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस की वैल्यू रख दें, रेडियस ऑफ अर्थ, तो अपने को स्मॉल जी की वैल्यू अब पता चल जाएगी। बात क्लियर ना? स्मॉल जी की वैल्यू जो कि आती है 9.8 के अप्रॉक्स, वो कैसे आती है? जैसे अगर मैं जी की वैल्यू रख देता हूँ, स्मॉल जी, कैपिटल जी की कितनी वैल्यू होती है बेटा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होती है। अर्थ का मास कितना होता है? 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 6400। हाँ, 6400, ठीक है ना? तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और उसका क्या करना होगा? स्क्वायर। तो ये आप जब कैलकुलेट करिएगा तो यही आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है बेटा? यस सर। इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? एज इट इज नहीं, बस इतनी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि जी को एम से मल्टीप्लाई कराए और रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से डिवाइड अगर कराए तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। करेक्ट है ना बेटा? यस सर। तो अपने लोग याद रखेंगे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला जो रहेगा इसका जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है? ये याद रखेंगे। अगर मान लीजिए मून पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करवाए तो कैलकुलेट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बेटा? देखते हैं जरा। नोट कर चुके हैं क्या आप लोग? पहले तो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यस हो गए। हाँ, यस तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of moon if mass of moon is 1/80 times the mass of Earth and the radius of moon is 1/4 times the radius of Earth। हो जाएगा बेटा ये? जी मून क्या लिखना पड़ेगा बताइए? जी मास ऑफ मून, यही ना बेटा, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, करेक्ट ना? अच्छा, जी
क्या यहाँ ME डिवाइडेड बाई 80 लिखना पड़ेगा बोलिए, Yes, sir. और होल डिवाइडेड बाई RE डिवाइडेड बाई 4 का 4 होल whole स्क्वायर square. लिखना पड़ेगा, करेक्ट। देखिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, G मून इक्वल टू G ME डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये 4 स्क्वायर होके सबसे ऊपर पहुंचेगा 16 और ये 80 नीचे रहेगा, है ना? करेक्ट बात है। और ये डिवाइड होके कटेगा, कितना आएगा बेटा? 5 बार So कटेगा ना? 5. अच्छा ये बताइए, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है क्या है, ये 9.8 ना, Yes. डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 1, ये इसे आप देखिए 1.96 हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। एक क्वेश्चन और दो आप कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है सर। यस सर हो गया। Yes, हो गया. एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे अपने से आप करिएगा। Calculate the value of gravity on the surface of a planet that is 10 times massive as Earth and its radius is 20 times as the Earth। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करिए। Sir, as the earth मतलब अर्थ के इतना ही है. और ना अर्थ के रेडियस का 20 टाइम्स है। Yes. सर मैसिव मतलब मैसिव मतलब भारी। जिसका मास ज्यादा हो उसे मैसिव बॉडी दिला सकते हैं ना। यस सर। 10 टाइम्स मास है उसका और 20 टाइम्स रेडियस है अर्थ के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मास है और 20 टाइम्स उसका रेडियस है।
यस हो गया। कितना आ रहा है बेटा? 0.245 मीटर पर सेकेंड। 0.245। हाँ करेक्ट है। तो आपको जी प्लेनेट लिखना है। आप कहेंगे जी मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। जी 10 टाइम्स मैसिव है, 10 टाइम्स, तो 10 रखिए यहाँ पे, एम कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स इसका मास है, तो 20 रेडियस है, तो 20 टाइम्स आर का होल स्क्वायर। देखिए कितना बना, जी 10 एम डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400 आर स्क्वायर। तो कितना बना बेटा, 1/40 टाइम्स जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर हो गया 1/40 टाइम्स। और इतनी वैल्यू तो पता है 9.8 है, थोड़ा सॉल्व करिए इसको, तो ये बनेगा आपका 0.245 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम करेक्ट ना, कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। विराज आप बताइए, क्लियर है बेटा? हाँ यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। नोट कर लिए हैं आप लोग? यस सर हो गया। यस सर। अच्छा, अभी अपने लोग अब पढ़ेंगे। अभी तो ये अर्थ की सरफेस पे मान लीजिए ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करिए अपने लोगों ने। किसी एक एल्टीट्यूड पे, मींस किसी एक हाइट पे, अर्थ की सरफेस से किसी एक हाइट पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या होती है जरा पढ़ते हैं तो उसको, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग ऐसे समझेंगे, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हेडिंग एक डाल लेंगे आप, वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड कहते हैं इसको बेटा, है ना। एल्टीट्यूड मींस किसी एक हाइट पे, एल्टीट्यूड मान लीजिए अपने को डेप्थ में बताना है, अर्थ की सरफेस के अंदर बताना है, डेप्थ हो गया, ठीक है। लैटिट्यूड बताएंगे ये क्या है, लैटिट्यूड एंड शेप, शेप करेक्ट है। जरा इसको पढ़ते अपने लोग, नोट हेडिंग डाल दीजिएगा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप। यस सर हो गया। हो गया। यस सर। इसमें पहला पॉइंट अपने लोग पढ़ते हैं, वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं इसमें, मान लीजिए अर्थ हो गया, अर्थ की सरफेस है ये, यहाँ से किसी हाइट पे, यहाँ पे अपने को वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चाहिए एच हाइट पे, करेक्ट है। तो अभी आप बताइए मास अर्थ के सेंटर से इस मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो मास हम यहाँ रखने वाले होंगे? सर आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच। सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें बेटा, तो हम लोग इसमें निकालते हैं पहले तो फोर्स, ठीक है ना, फोर्स ऑन मास एम, करेक्ट ना। कितना आएगा, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट है। यस। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर हमें लिखना है तो इसी को हम जी से डिनोट करेंगे, लेकिन एच हाइट क्या है, इस वजह से इसे एच सफिक्स हो जाती है अपने लोगों में, करेक्ट है।
फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक, देखिए क्या वैल्यू आ गई। मास से ये वाला मास कैंसिल हो जाएगा ना, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा g me डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो ये अपने पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है बेटा? Yes, हाई sir. h पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी का ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर स्मॉल जी से इसका कंपैरिजन करना हो, स्मॉल जी से कंपैरिजन करना हो इसका, ठीक है, तो देखिए कैसे कंपैरिजन करेंगे। नोट कर चुके हैं बेटा? Yes, sir. यस सर। अगर स्मॉल जी से इसका कंपैरिजन करना हो तो हम कहेंगे जरा जी एच डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है बेटा, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। करेक्ट ना? जरा डिवाइड कर देता हूं मैं, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। देखिए इसमें जी एम ई कैंसिल हो गया, ठीक है। जी एच डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आ गई आपके पास आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। करेक्ट है। एक स्टेप और अगर मैं इसमें लिखूं तो जी एच की वैल्यू लिखूंगा जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। चलेगा? थोड़ा सा इसको और अगर मैं देखूं तो आर ई से डिवीजन अगर करवा दूं तो बेटा आ जाएगा ऐसे क्या लिखना पड़ेगा, क्या आप एक बार थोड़ा देख के बताएंगे? तो ये करेक्ट है, बोलिए। Yes, sir. और ये दिखेगा आपका जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर। अच्छा आप ये बताइए, अगर हाइट इंक्रीज करी जाएगी, हाइट को अगर इंक्रीज कराएंगे तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Sir, decrease हो गई. डिक्रीज, डिक्रीज होगी। तो आप लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी decreases। करेक्ट है। तो देखिए ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ आपका। अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला भी कुछ अपने लोग लिखते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। है ना? अगर आपको बता दिया गया कि h बहुत छोटा है आर ई के कंपैरिजन में, आर ई वैसे कितना था याद है, अभी बताया था मैंने, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर ना। मान लीजिए मैं किसी एक ऐसे एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ जो करीब मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, एक ऐसे एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ 100 किलोमीटर हाइट पे। करेक्ट है। तो आप बताइए 6400 के कंपैरिजन में 100 काफी छोटा है ना? Yes, sir. तो अगर ऐसा कोई केस हो जहां पे h जो हो वो आर ई के कंपैरिजन में छोटा हो तो इस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेट करेंगे। देखिए कैसे अप्रोक्सीमेट होगा, जी डैश इक्वल टू जी, जो ये डिनोमिनेटर इसको ऊपर की तरफ ले जाइए 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई पावर -2 हो जाएगा। बताइए
हो जाएगा ना। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया जाए, पढ़े हैं क्या बाइनोमियल थ्योरम? यस सर। तो अगर पढ़ चुके हैं तो देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं लगाऊंगा तो 1 + x टू द पावर n दिख रहा है, 1 + x टू द पावर n। ठीक है, कैसे लिखते हैं बोलिए? क्या इसको ऐसे दिखा सकता है? देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में मेरे को इतनी ही जरूरत है बाइनोमियल की, तो ठीक है, ये याद रखना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। 1 + x टू पावर n इक्वल टू 1 + nx इफ x इज वेरी लेस देन 1। करेक्ट ना? तो देखिए अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला यूज हो जाएगा। सर लिख के। हाँ बेटा, हाँ नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट कर लेंगे तो बता देंगे आप। हो गया। हो गया? ठीक है, तो आप देखिए दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेटेड एंड एग्जैक्ट बोथ। ठीक है, जैसे अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला वहां आप लगा सकते हैं जहां आपसे कहा जाए कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 10% कितनी एल्टीट्यूड पे हो जाएगी, है ना, कुछ ऐसा कि मतलब 10% डिक्रीज कर जाएगी, ऐसे कह सकते हैं कि कितनी एल्टीट्यूड पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 10% डिक्रीज कर जाएगी, वो आप एल्टीट्यूड बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। बात करेक्ट है बेटा? लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि कितनी हाइट पे अर्थ कितनी हाइट पे या कितने एल्टीट्यूड पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू की, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा? एग्जैक्ट फॉर्मूला। करेक्ट है बेटा? बोलिए। थोड़ा मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ इन्हीं पे बेस्ड। At what altitude the value of gravity becomes 1/4 on the earth surface of the earth surface? करेक्ट है बेटा? किस एल्टीट्यूड पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बिकम्स 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस पे जो भी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है उसका 1/4 कितने एल्टीट्यूड पे हो जाएगा, कैलकुलेट करना आपको।
कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, एग्जैक्ट, करेक्ट ना बेटा? क्या था? तो जी एच इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला एग्जैक्ट? जी एच है कितना बेसिकली, कितना बोला गया, 1/4 ऑफ जी है, ठीक है? तो 1/4 ऑफ जी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी देखिए कट गया। अभी इसमें क्या करा जाए, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन एच प्लस 1 प्लस एच बाई आर ई बना, करेक्ट है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल टू 2 एच बाई आर ई इक्वल टू 2 माइनस 1 मीन्स 1, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आर ई। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। नोट कर लिया बेटा? यस सर, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, एट व्हाट डिस्टेंस above the surface of earth, above the surface of earth, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity decreases 10%, decreases by 10% of its value on the surface। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए बेटा? बताइए। 1 minus Approx- 2h upon r हाँ, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। अच्छा, तो मतलब जी एच है कितना, तो आप कहेंगे 0.9 टाइम्स जी हुआ ना, फिर बोलिए। 10% डिक्रीजेस, इसका मतलब 90% रिमेनिंग है अभी, तो 90% रिमेनिंग का मतलब हुआ 0.9 जी अभी है, करेक्ट ना? तो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला लगाया जाए, जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई। तो जी एच की वैल्यू 0.9 जी इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई। जी से जी तो कट गया यहाँ, आपका बना 9/10 इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई। थोड़ा सॉल्व करिए इसको, तो 2h डिवाइडेड बाई आर ई इक्वल टू 1 माइनस 9/10,
2s डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी RE डिवाइडेड बाई 20, करेक्ट ना। RE है कितना, 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20, तो देखिए कितना बना ये, 320 किलोमीटर, करेक्ट है बेटा। नोट कर लीजिए। सर हो गए। हो गया, ठीक है। तो चलिए, खैर दोनों फॉर्मूलों का यूज भी अपने लोगों ने कर लिया। अभी अब हम लोग वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ देखते हैं, है ना। लिखिएगा वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, तो मतलब ये कि अर्थ की सरफेस सपोज ये हो गई, ठीक है। यहाँ से किसी डी डेप्थ में अपने को जी की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। डी डेप्थ में यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे अपने को वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बतानी है। क्या कैलकुलेशन का टेक्निक था बताइए। एक मास रखते हैं ना वहाँ पे, यस सर। मास से फोर्स देखते हैं, मास पे फोर्स हम्म। देखने के बाद देन मास से, मतलब जो मास रखा होता है उससे डिवीजन कर देते हैं, तो मेरे को जी की वैल्यू पता चल जाती है। तो आप जरा बताइए कि अगर अर्थ का मास एम है, इसका रेडियस आर है, सेंटर से ये डिस्टेंस जो बनेगी, जो भी अपने लोगों ने मास रखा होगा, कितनी डिस्टेंस ये दिखेगी आपको, आर ई माइनस डी दिखेगी, करेक्ट है। यस तो अगर फोर्स निकालना है इस पे, तो हम कहेंगे फोर्स सिर्फ अंदर जितना भी मास होगा ना बेटा, सिर्फ उसी मास की वजह से फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक ना। अंदर मतलब कितने, कौन सा अंदर, तो आर ई माइनस डी का जो हमारा अंदर एक स्फीयर होगा, इस स्फीयर की वजह से ही सिर्फ फोर्स दिखेगा आपको। मतलब क्या, एक आर ई माइनस डी का स्फीयर ले लीजिए, आर ई माइनस डी रेडियस का स्फीयर, ठीक। इसका जो भी मास होगा हम इसे एम डैश बुला देते हैं, और इसके ऊपर आप स्मॉल एम रख दीजिए। अब जो फोर्स बनेगा, इसी फोर्स को कैलकुलेट करना है आपको, ठीक। एम डैश वैसे कैलकुलेट किया सकता है बेटा, आप बताइए। टोटल मास तो एम ही है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आर ई माइनस डी का स्फीयर लिया है, उसका मास एम ही तो नहीं होगा, कुछ कम होगा। अब उसको जो भी कम है उसकी वैल्यू देखिए, इस तरीके से क्या कैलकुलेट करी जा सकती है क्या, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या बन गया, मास डेंसिटी हो गई क्या बेटा, बताइए। मास डेंसिटी, यस है ना। मास डेंसिटी में वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इतने का मास पता चल जाएगा, बताइए। होएगा ना।
4/3 पाई, हाँ, ये तो सर। कट ही जाएगा, है ना, 4/3 पाई कट गया। क्या आपके पास आ गया ME RE माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई RE क्यूब, करेक्ट है? मास का कैलकुलेशन पहले तो क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ बेटा, आप बता दीजिए। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, दरअसल अपने को जो स्फीयर इस छोटे वाले मास मतलब स्मॉल m पे फोर्स लगाएगा वो किस रेडियस का होगा, RE माइनस डी का। बात करेक्ट ना भाई? अंदर वाला जो मास है सिर्फ यही वाला तो फोर्स लगाएगा, तो आपको अंदर वाला ये मास कितना है कैलकुलेट करना है, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, तो हमें अगर मास डेंसिटी अर्थ की पता चल जाती, अगर मास डेंसिटी अर्थ की पता चल जाती तो RE माइनस डी रेडियस का जो स्फीयर है उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, यही ना। हाँ, मास सर। डेंसिटी कैसे लिखते हैं आप, तो मास डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करेक्ट है बेटा। तो ME डिवाइडेड बाई 4/3 पाई RE क्यूब कर दिया आपने, तो ये अर्थ की डेंसिटी मास डेंसिटी आ गई, ठीक। अब उसमें से RE माइनस डी के स्फीयर का, RE माइनस डी रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं बताइए? यही होता है ना, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कर सकते हैं ना। कर तो सकते। डेंसिटी आपने लिख लिया और ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। अच्छा FG अब कितना लिखिएगा, तो आप लिखिएगा G M डैश M डिवाइडेड बाई RE माइनस डी का होल स्क्वायर, चलेगा बताइए? ये तो GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ही तो है, करेक्ट है ना बेटा। M डैश की वैल्यू डाल दीजिए, ME RE माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई RE क्यूब टाइम्स M और डिवाइडेड बाई RE माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए काफी चीजें कटती दिख रही हैं अपने को, RE माइनस डी का होल स्क्वायर से ये पावर कट हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास GME डिवाइडेड बाई RE क्यूब, ठीक, और न्यूमरेटर में आएगा RE माइनस डी और साथ में एक आएगा स्मॉल m। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख के बताइए ये क्लियर है आपको या नहीं है, या कुछ और भी समझाने की जरूरत है। विराज क्लियर है बेटा? हाँ, ये सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन इन डेप्थ मैं GD में लिख रहा हूँ इसको, FG डिवाइडेड बाई M से लिखना पड़ेगा ना। अब जो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक M है कैंसिल हो जाएगा, क्या आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा GME, है ना, डिवाइडेड बाई RE क्यूब टाइम्स RE माइनस डी। सर नोट डाउन करे क्या? हाँ बेटा, सर नोट डाउन करे। हाँ नोट डाउन करिए। सर ऊपर का भी लिखना है। अच्छा ऊपर का अब दिख रहा बेटा? दिख रहा है।
नोट हो गया बेटा? बोलिए। सर एक मिनट। हाँ, यस सर हो गया। ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन जी से करा जाए, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, देखिए क्या लिखना पड़ेगा। जी डी डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू, ये तो हो गया जी एम ए डिवाइडेड बाई आर ई क्यू, आर ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई जी था आपका, स्मॉल जी जो था वो जी एम ए डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर था, यही था ना बेटा? देखिए कटा ये आर ई स्क्वायर पावर से कट गया, एक आर ई लेकिन फिर भी बच रहा है, तो आपका जी डी जो बच रहा है हो रहा है ये जी टाइम्स आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई दिख रहा होगा। ठीक, ये होगा जी टाइम्स 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, ये कहेंगे एग्जैक्ट फॉर्मूला है अपना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। यस सर हो गए। ठीक है बेटा। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस value of gravity becomes 1/4 of its value on the surface of earth। अब 1/4 बस लिख लीजिए, ये स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है, आप समझ तो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी डी कितने के बराबर है बेटा? जी डिवाइडेड बाई 4 के, करेक्ट ना? फॉर्मूला तो यही लगाना होगा, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया जी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। जी से जी कैंसिल हुआ, हुआ आपका 1/4 इक्वल टू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो डी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, और डी की वैल्यू आ गई 3/4 टाइम्स आर मीन्स 3/4 टाइम्स 6400 किलोमीटर। थोड़ा इसको काटिए, कितना बनेगा? 4800।
नोट डाउन कर लिया बेटा? सर एक मिनट। यस सर हो गया। यस हो गया। अच्छा आप ये बताइए, लैटिट्यूड जानते हैं आप? नहीं। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है। अच्छा इक्वेटर तो जानते होंगे? यस इक्वेटर, पोल एंड इक्वेटर, ये सब तो पता होगा। लैटिट्यूड एक एंगल होता है ना बेटा? वो एंगल कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए ये तो हो गया आपका अर्थ, सपोज इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो होती है ना? यस बात सर। क्लियर बेटा? तो हम लोग कहते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो ये होता है, बोलिए। इक्वेटर इसी को बुलाते हैं ना? ठीक है, इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटोरियल प्लेन वाली जो लाइन है, इससे कोई अगर एंगल ये थीटा बन रहा हो, है ना, किसी पॉइंट का, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है, तो जो थीटा यहाँ पे होता है ना बेटा, इसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप नीचे लिख सकते हैं इसका लैटिट्यूड के लिए। लैटिट्यूड इज एन एंगल made by radius vector of any point from the center of earth with equatorial plane। समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया आपको? यस सर। यही है लैटिट्यूड। अच्छा इधर अगर मैं एंगल कुछ लिख दूं फाई ना, तो इसको बोलेंगे को लैटिट्यूड। को लैटिट्यूड। अच्छा नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर कर लिया। अच्छा एक और चीज आप बताइए, सर्कुलर मोशन में क्या आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है बेटा? सर वो सेंटर से अवे होता है वो क्यों? फिर से बोलिए। सर सेंटर से अवे होता है वो क्या? हाँ भाई, सेंटर से अवे होता है। कितना मैग्नीट्यूड का होता है? सर वो हुआ नहीं लेसन हमारा। अरे नहीं हुआ है। चलिए कोई नहीं, नहीं हुआ है तब भी थोड़ा सा है, अगर इसको मैं छोड़ भी दूं तो ठीक नहीं है ना? तो मैं बता देता हूँ हल्का सा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक रोटेटिंग बॉडी है, ठीक ना, यहाँ पे आपने एक मास रख दिया है ना, यहाँ पे एक मास रख दिया, और ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। रेडियस जो है ये जो यहाँ पे बॉडी रखी है वो आर है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर।
ये m क्या है, मास ऑफ बॉडी। बस इतना इतना जानिए, कोई जरूरत नहीं है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही होगा, m r ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है बेटा। तो 2 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए बेटा, फिर आपको बताते हैं थोड़ा, है ना, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मतलब ठीक। फिर से क्लास होगी? नहीं नहीं, यही क्लास अभी चलेगी लगभग 6 o'clock तक। ठीक है बेटा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। क्लास को चलने दीजिए बस। यस सर। क्या बेटा आप लोग हैं या अभी ब्रेक पे आप लोग हैं, बताइए। अभी कनेक्टेड हैं आप तीनों लोग?
यस सर। ठीक है। पार्थ आप हैं क्या? पार्थ वापस आ गए? यस सर। प्रतीक, प्रतीक चौधरी आप बताएं। तो ठीक है, मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। और दरअसल ये कौन ऑब्जर्वर देख रहा होगा? तो एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि सेंटर पे हो, हाँ, यहाँ पे सेंटर पे होगा और वो देख रहा होगा, मतलब वो भी जो ऑब्जर्वर है रोटेटिंग फ्रेम में रोटेट कर रहा है वो भी। ऐसे आप समझ सकते हैं कोई एक टर्न टेबल है, ठीक ना, टर्न टेबल पे ये वाला मास रख दिया और जो ऑब्जर्वर है वो टर्न टेबल पे ही खड़ा है और मास को देख रहा है वो। तो बताया जाएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर देख रहा होगा वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर का। करेक्ट है ना बेटा? बस इतनी सी जरूरत है। ठीक, तो आप भी देखिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ इसमें रोल प्ले करने लगेगा तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कैसे आप देखिए, है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वैल्यू ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क होगा देखिए। मान लीजिए ये इक्वेटोरियल प्लेन वाली लाइन हुई, अर्थ रोटेट हो रही होगी ऐसे, किसी एक लैटिट्यूड एंगल थीटा पे मास रख दीजिए, ठीक है ना। ये तो आ रही है ना बेटा, सेंटर से अवे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने लगेगा, इस तरफ आएगा बेटा। बोलिए, अगर मैं इसको स्मॉल आर कहूं तो एम आर ओमेगा स्क्वायर का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, बाकी एक ग्रेविटी वाला फोर्स तो होगा ही इधर, जिसे आप लिखिएगा m टाइम्स g है, ये चलेगा। और आप जरा देखिए mg के अपोजिट में, mg हमारा किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि आप सोचिए ये भी तो एंगल थीटा ही होगा ना। बोलिए, अगर यहाँ पे एंगल थीटा दिख रहा है तो ये भी एंगल थीटा दिखेगा आपको। इस FC का एक इधर कंपोनेंट होगा FC cos थीटा। तो सेंटर की तरफ का जो नेट फोर्स हुआ, सेंटर की तरफ का नेट फोर्स वो लिखेंगे आप mg माइनस FC cos थीटा। करेक्ट है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक, अभी जरा देखिए, ये तो mg है माइनस FC हुआ आपका m r ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा डायग्राम में अगर मैं देखूं तो स्मॉल r जो है वो आर ई का कॉस थीटा है। ये बात आपको दिख रही है क्या? बोलिए। स्मॉल आर जो कि ऊपर दिख रहा है, नीचे भी मैंने बना दिया, ये क्या आर ई कॉस थीटा है बेटा? बोलिए। थोड़ी पेंसिल चल नहीं रही है, ऐसे लग रहा है कि शायद बैटरी कम हो गई इसमें। बस 1 मिनट में चार्ज हो जाएगा ये। अगर ये आर ई है एंगल, ये एंगल थीटा है, मैंने इसी को स्मॉल आर बोला, ये स्मॉल आर क्या आर ई का कॉस थीटा दिखेगा आपको? बताइए, यही लिखा है हमने, यस सर। mg माइनस m
आर की जगह पे लिख दिया हमने आर ई कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आपके पास आ गया एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। अच्छा, जी जो हम लोग जी डैश की वैल्यू लिखते हैं वो यही तो लिखते हैं, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास करते हैं। आप मास से डिवीजन करिए तो एम कट जाएगा दोनों ही टर्म में। देखिए क्या इतना दिखेगा आपको, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला रहेगा बेटा, है ना। ये फॉर्मूला एक रहेगा, ड्यू टू रोटेशन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कितनी है। अगर रोटेशन कर लीजिए थीटा या फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर जीरो नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा। अभी बताइए, अभी आवाज आ रही है, आ रहा है। हाँ सर आप भी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। डायग्राम देखिए, बताइए। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, इक्वेटर इसको बोलते हैं ना यहाँ पे, तो इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक ना। तो जी एट इक्वेटर ये आपका होगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये मिनिमम वैल्यू होती है अर्थ ग्रेविटी की, ठीक। और अगर पोल पे आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ जी एट पोल, तो अपने को थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 90 डिग्री। पोल का मतलब यहाँ की बात हुई ना बेटा, डायग्राम में देखिए, पोल अगर यहाँ पे होगा तो थीटा कितना बनाना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री डाल दीजिए इस फॉर्मूले में, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जी आएगा, करेक्ट है। चलो यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा।
सर हो गया। सर 1 मिनट। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया फोन है ना? यस सर। तो ठीक है, आज की क्लास बस इतनी तक होगी, है ना? वैल्यू ऑफ ग्रेविटी हमने बता दी है। अभी आप क्या करिएगा, एक बार फिर से सारा जितना भी फॉर्मूला डिराइव करवाया मैंने, गो थ्रू होइएगा, थोड़ा सा इसे रिवाइज करिएगा, है ना? अगली क्लास में आपको कुछ एनर्जी का कंसेप्ट बताना है और केपलर्स लॉ बताना है, ठीक ना? तो बोर्ड तक का आपका जितना भी बोर्ड का सिलेबस है उतने तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? यस ठीक सर। बेटा, मैं पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा अभी। ठीक, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।